नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर यूपी बिहार। तारीख 21 अप्रैल 2026। जगह बद्दूपुर का नहर। सुबह का समय था और रोजाना की तरह सब लोग बाहर निकलते हैं। और जब नहर के पास पहुंचते हैं तो पहुंचते ही लोग चिल्लाने लगते हैं। कुछ ऐसा दृश्य देखते हैं कि लोग डर जाते हैं। वहां पड़ी होती है एक ऐसी लाश जिसका चेहरा बिल्कुल से जला होता है। देखने लायक नहीं होता है, बिल्कुल डरावना होता है। काफी लोग इकट्ठा होते हैं और तुरंत 112 को कॉल की जाती है। 112 को कॉल किया जाता है, 112 आती है और वहां पर लोगों से पूछताछ करना पुलिस शुरू करती है। डॉग स्क्वाड आता है, फॉरेंसिक टीम आती है, गहनता से जांच होती है। लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिलता है तो उसे मर्चरी में शव को रखवा दिया जाता है और उसके बाद में गहनता से जांच होना शुरू हो जाती है। अब पुलिस के पास एक ऑप्शन था कि सीसीटीवी कैमरा, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं। अब पुलिस सोचती है यहाँ पर तो कोई है नहीं सीसीटीवी कैमरा, लेकिन यहाँ पे इस रास्ते पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे सबकी जांच की जाएगी। कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेगा। अब उस जगह से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है और उस सीसीटीवी कैमरे की जब जांच होती है, उस सीसीटीवी कैमरे की फोटोज निकाली जाती है तो उसमें एक गाड़ी जाती हुई नजर आती है। लेकिन रात होने की वजह से उस गाड़ी का नंबर नहीं दिखता है। अब जब पुलिस को लगता है कि कोई सुराग नहीं मिल पाया है तो आसपास के थानों में पुलिस सूचना भेजती है और उस लाश से संबंधित सारी चीजें बताती है कि अगर इस तरह का कोई भी मामला आता है तो आप तुरंत सूचना दें। अब पुलिस जांच कर ही रही थी। अब तारीख आती है 18 अप्रैल 2026। उत्तर प्रदेश के लखनऊ का चिनहट थाना। सुबह सुबह का समय था और सारे कर्मचारी अब रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी पर आ चुके थे। लेकिन आज का दिन रोजाना की तरह सामान्य नहीं था। पूरे थाने में हड़कंप मचा हुआ था। दरअसल बात यह थी कि मुख्यमंत्री पोर्टल से एक मेल आया हुआ था। एक विजय कुमार नाम के व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई थी और उसमें लिखा था कि मैं नजदीकी थाने में जाता हूं, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है और वहां के अधिकारी मुझे भगा देते हैं। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि उस मेल में जिस थाने का जिक्र किया गया था वो मेल उसी थाने में आई थी। वो थाना था चिन्हट। अब वहां के थाना प्रभारी सभी छोटे बड़े अधिकारियों से पूछना शुरू करते हैं, पूछताछ करना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि अधिकारियों से नहीं, वहां के जितने कांस्टेबल थे सबसे पूछताछ करना शुरू करते हैं। लेकिन वहां के अधिकारी और सभी कर्मचारी बताते हैं कि साहब इस तरह का व्यक्ति तो कोई आया ही नहीं, बल्कि इस तरह का कोई केस ही नहीं आया काफी समय से कि किसी गुमशुदा की तलाश का केस लिखवाया गया हो। जो थाना अधिकारी महोदय होते हैं वो और भी चकित रह जाते हैं। अब जो उस मेल में एड्रेस बताया गया था, थाना प्रभारी अपने टीम के साथ वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ होता है। जब आसपास पूछताछ करते हैं जब आसपास पूछताछ करना शुरू करते हैं तो वहां के कुछ लोग बताते हैं कि, साहब थोड़ी दूर पर एक बुजुर्ग रहते हैं, आप उनसे संपर्क करिए। वो थे विजय कुमार के पिता। जब पुलिस उनके पास पहुंचती है और उनसे पूछताछ करती है तो उनके पिताजी कहते हैं कि साहब हमें ज्यादा तो मालूम नहीं है, लेकिन मेरा बेटा तकरीबन 5 से 6 दिन पहले से घर पे नहीं है, किसी काम से बाहर गया है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि वो किस जगह गया हुआ है। अब पुलिस जो नंबर उसमें दिया गया था उस नंबर पे कॉल करना शुरू कर दी, लेकिन उस नंबर पर कभी स्विच ऑफ बताता है वो नंबर और कभी अनरिचेबल बताता है। अब वहां अब पुलिस वाले वापस आ जाते हैं थाने। जैसे थाना प्रभारी महोदय चिन्हट थाने पहुंचते हैं तभी वहां पर एक सूचना आई होती है बाराबंकी के एक थाने से। और उस सूचना में जो बताया गया था और जो इस एफआईआर में यानी कि जो इस मेल में बताया गया था, दोनों की चीजें सेम दिखाई पड़ती हैं। उसकी उम्र, डेट लगभग सेम होती हैं। अब यहाँ के थाना प्रभारी महोदय का माथा टनकता है और वो तुरंत फिर से पहुंच जाते हैं विजय कुमार के घर पर
और विजय कुमार के पिताजी को अपने साथ लेते हैं और पहुंचते हैं बाराबंकी के उस थाने में। जैसे ही विजय कुमार के जो पिता होते हैं उस बॉडी को देखते हैं, उस लड़की के कपड़े से पहचान लेते हैं और कहते हैं हाँ साहब, ये तो मेरी ही नातिन है, मेरी ही बेटी। अब पहचान तो हो गई थी कि ये वही लड़की है, लेकिन पुलिस ये सोच रही थी कि आखिर में इतनी दूर लाकर कोई हत्या कैसे करेगा, कोई कैसे मारेगा, ये बात थी। अब पुलिस वाले विजय कुमार के पिताजी से उस लड़की का नंबर लेते हैं और जब उस नंबर का सीडीआर निकाला जाता है, अब पुलिस का माथा बिल्कुल टनक जाता है, क्योंकि एक नंबर था जिस नंबर पर अधिकांशतया बात हो रही थी और लंबी लंबी बातें होती थी, काफी समय तक बातें होती थी। लेकिन घटना के दिन से ही उस नंबर पर कोई बात नहीं हुई थी। जब उस नंबर को चेक किया जाता है तो नंबर एक सुमित कुमार के नाम से रजिस्टर्ड होता है, जो कि बाराबंकी का रहने वाला है। अब पुलिस उस पते पर पहुंचती है और सुमित कुमार को लेकर थाने पहुंचती है। और जब सुमित कुमार से पूछताछ होना शुरू होती है तो सुमित कहता है कि साहब मैं तो ज्यादा नहीं जानता, लेकिन हाँ इस लड़की से मैं बेहद प्रेम करता था और ये लड़की भी हमसे प्रेम करती थी और हम लोग यहाँ तक की शादी भी करने वाले थे। लेकिन 13 तारीख 2026 को मेरे पास एक वॉइस मैसेज आया था व्हाट्सएप पर, जिसमें कहा गया था कि मैं पापा के साथ जा रही हूँ, आप हमको कोई फोन या मैसेज मत करना, जब मैं फ्री होंगी तो मैं आपको खुद फोन या मैसेज कर दूंगी। इसके बाद मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया और ना ही मेरे पास कोई कॉल आई और तब से हमसे कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। अब इधर पूछताछ चल ही रही थी, तभी पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता लगती है। दरअसल बात ये थी कि जिस विजय कुमार का फोन लगातार कई दिनों से बंद जा रहा था, वो विजय कुमार का फोन ऑन हो चुका था। और जब पुलिस उसके पास कॉल करती है, वो कॉल उठाता है तो कहता है साहब मैं आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर आया हूँ, मैं यहाँ से आकर आपसे मिलता हूँ। अब पुलिस लोकेशन ट्रेस करना शुरू करती है। अब विजय कुमार के फोन की जब लोकेशन ट्रेस होती है तो वो लोकेशन लखनऊ की मिलती है। अब क्योंकि जो विजय कुमार था वो पहले से ही संदिग्ध था, अब जो पुलिस का शक था वो बिल्कुल यकीन में बदल चुका था। अब पुलिस वाले उस लोकेशन पर दबिश देते हैं और जब उस लोकेशन पर दबिश देते हैं तो विजय कुमार वहीं पर मिल जाता है और पुलिस विजय कुमार को धर दबोचती है। अब जब विजय कुमार पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ होना शुरू होती है, तो विजय कुमार बौखला जाता है, कहता है साहब मेरी बेटी गायब हुई है, अभी तक मेरी बेटी का पता नहीं चला है और आप लोग हमको ही परेशान कर रहे हैं, मेरी बेटी को ढूंढ कर दीजिए। इतना सब कुछ कहने के बाद विजय कुमार कहता है कि साहब मुझे सुमित के ऊपर शक, जो कि सुमित बाराबंकी के रहने वाला है, उसी ने मेरी बेटी को मारा है। लेकिन इधर पूछताछ चल ही रही थी कि तभी और पुलिसकर्मी वहां की चेकिंग करना शुरू कर देते हैं और तलाशी के दौरान वहां से 2 फोन बरामद होता है और जो 2 फोन बरामद होता है उसमें एक फोन होता है विजय कुमार का और एक फोन होता है उस लड़की का। और जब उस लड़की का फोन खंगाला जाता है तो जो बातें सुमित ने बताई थी वही बातें उस वॉइस मैसेज में निकलती हैं कि मैं पापा के साथ जा रही हूँ, आप फोन मत करना। जो भी चीजें सुमित ने बताई थी वो बिल्कुल सही थी। अब जैसे ही ये सारी चीजें पता चलती है, पुलिस तुरंत उसको हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेकर उसे थाने लेकर पहुंचती है। और थाने जब लेकर पहुंचती है और अपने पुलिसिया अंदाज में जब पूछताछ करना शुरू करती है, काफी मशक्कत के बाद अब विजय कुमार बिल्कुल टूट जाता है और कहता है कि हाँ मैंने ही अपनी बेटी को मारा है और अपनी इज्जत की वजह से, अगर मैं अपनी बेटी को ना मारता तो मेरी इज्जत चली जाती, क्योंकि वो एक लड़के से बात करती थी और हमारे लाख मना करने के बाद उसने उससे बात करना बंद नहीं किया और इस वजह से हमने प्लान बनाया, अपने पड़ोसी की गाड़ी बुक करवाई, सुल्तानपुर लेकर गया झाड़ फूंक के बहाने और जब उधर से वापसी हुआ
तो जब यहाँ पहुंचा बाराबंकी के पास, बद्दूपुर नहर के पास, तो मैंने अपनी बिटिया का गला घोटकर हत्या कर दी। और जो चेहरा जला हुआ था, मैंने पहले से एक तेजाब की बोतल ले रखी थी, जो कि उसका चेहरा पहचान में ना आए, उस बॉडी को कोई पहचान ना पाए। इस वजह से मैंने उसका चेहरा भी जला दिया। अब जब वो कबूल लेता है तो पुलिस वाले उसको हिरासत में लेकर जेल भेज देते हैं, और अभी विजय कुमार जेल में है। फिलहाल कोर्ट की कार्रवाई चल रही है। कोर्ट क्या फैसला देता है वो तो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपके हिसाब से इस व्यक्ति को, विजय कुमार को, कैसी सजा मिलनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपको कहानी कैसी लगी, आप ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।